हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली ट्रॉयवेरॉय। लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये चैप्टर उन पेंटिंग्स की बात करता है जिनके अंदर इतनी मैजिकल पावर्स होती थी कि पेंटर अगर उसके अंदर एंटर कर जाए या देखने वाला अगर उसके अंदर एंटर कर जाए एंड उसको ध्यान से देखे तो शायद वो उस पेंटिंग में इतना ज़्यादा खो जाएगा कि वो उसी पेंटिंग के साथ ट्रैवल कर जाएगा। इसमें डिफरेंट चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग्स के बारे में, वहाँ के क्लासिकल आर्ट के बारे में बताया गया है एंड कैसे वहाँ पर इन पेंटिंग्स को कितना महत्व दिया जाता था एंड इवन वेस्टर्न पेंटिंग्स और चाइनीज़ आर्ट जो है, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो किन किन चीज़ों को दर्शाती हैं, ये सब हम लोगों को इस वाले चैप्टर में बताया गया है। हमारी लाइफ में भी हमने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी जो हमको बहुत ज़्यादा डीपली मूव करती हैं एंड एक पेंटिंग देखते वक्त ज़रूरी होता है कि हम उस पेंटिंग को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटर ने उसको बनाया है, तो शायद हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। बट जब हम चाइनीज़ क्लासिकल आर्ट और वहाँ की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ की आर्ट इतनी ज़्यादा डेवलप थी, इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम पेंटिंग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि वो लोग तो ये कहते थे कि एक पेंटिंग को, पर्टिकुलर पेंटिंग को देखते हुए आप कुछ भी एंगल से उसको देख सकते हो, बट ज़रूरी है कि आप उस पेंटिंग को फील करो, उसके अंदर एंटर करो और ट्रैवल करो जो जो चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड हैं। ये चाइनीज़ पेंटिंग की खासियत थी। जबकि वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिस्ट ये चाहता था कि हम उसके माइंड के अंदर एंटर करें, देन डिफरेंट चीज़ों को देखें, फिर उसके ही एस्पेक्ट से देखें। तो ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स जो है पेंटिंग के, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं इस वाले चैप्टर में एंड डिफरेंट आर्ट के बारे में भी बताया गया है। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर का बैकग्राउंड था। जो चैप्टर की शुरुआत है उसमें हम देखते हैं कि एक पेंटर है वू दाओजी, उसकी पेंटिंग को एक्सप्लेन किया गया है एंड वो कितना ब्रिलियंट पेंटर था इस चीज को बताया गया है। वू दाओजी पेंटर जो था वो 8th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था एंड वो टैंग एम्परर जुआंगजोंग के लिए पेंटिंग्स बनाया करता था, उनके लिए कमीशन किया करता था। सो वो जब इनके किंगडम में रहता था टैंग एम्परर जुआंगजोंग के, तो क्या होता था कि मतलब हम लोगों पेंटर को एक ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए कहा कि जो एम्परर है वो उसको हमेशा एडमायर करता रहे। तो वो इतना ब्रिलियंट पेंटर था कि उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो एम्परर था, जो रूलर था, उनके रूम में एक स्क्रीन के, एक मिरर के पीछे रखी गई एंड वो पेंटिंग इस तरह से रखी गई कि खाली एम्परर ही उसको एडमायर कर सकते थे, खाली एम्परर ही उसको देख सकते थे एंड और कोई बंदा अगर आए तो वहां उस पेंटिंग को नहीं देख सकता था। यानी कि वो इतनी ब्रिलियंटली और खाली एम्परर के लिए बनाई गई थी। एम्परर जुआंगजोंग बहुत इंप्रेस हुए और वो हमेशा उस पेंटिंग को एडमायर किया करते थे। उस पेंटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स थे? फॉरेस्ट्स थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थी, क्लाउड्स थे, यानी कि नेचुरल एस्पेक्ट्स, जो नेचर की ब्यूटी है वो उस पेंटिंग में हर नेचर की ब्यूटी का हर एलिमेंट एग्जिस्ट करता था। जैसे कि फॉरेस्ट्स हो गए, यानी कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे। उस एक ही पेंटिंग में नेचर के सारे एलिमेंट्स को पेंटर वू दाओजी ने इस तरह से बनाया था कि सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। तो हम इस बात से पता लगा सकते हैं वो कितना ब्रिलियंट पेंटर था। उसमें फिर मेनन हिली पाथ्स थे और फिर बर्ड्स थी, फ्लाइट करती उड़ती हुई बर्ड्स थी, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल एस्पेक्ट्स जितने होते हैं वो सब थे। फॉरेस्ट हो गया, हाई माउंटेन्स हो गई, वाटरफॉल हो गई, क्लाउड्स हो गई, मैन ऑन हिली पाथ, यानी कि आदमी भी चल रहे हैं हिली पाथ पे, मतलब नेचुरल ब्यूटी सारी थी एंड
एम्परर जब भी अपने बेड पे बैठते थे तो वो हमेशा इस पेंटिंग को एडमायर किया करते थे, इस पेंटिंग को देखा करते थे। ठीक है, तो जब इस पेंटिंग को बना दिया गया, जब एम्परर ने एडमायर किया, तो थोड़े दिनों बाद पेंटर ने एम्परर से कहा कि मैं आपको इस पेंटिंग का एक और एस्पेक्ट दिखाता हूं, एक और मैजिकल एस्पेक्ट दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग के अंदर एक स्पिरिट है। ठीक है, एंड इतना कहने के बाद उन्होंने उनको एक केव कहा, जो पेंटिंग में केव था। उन्होंने कहा कि इस केव के अंदर क्या है, एक स्पिरिट है, एंड देन मैं आपको अब इस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल कराऊंगा। तो एम्परर बहुत खुश हुए। फिर जैसे ही पेंटर था, उन्होंने क्लैप किया तो केव खुल गया और उसके अंदर स्पिरिट भी दिखाई दी। यानी कि पेंटिंग इतनी ब्रिलियंट बनाई गई थी, पेंटिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसके अंदर एक केव के अंदर स्पिरिट भी थी, एंड जब क्लैपिंग की गई तो वो केव खुल गया। फिर पेंटर वू दाउजी ने कहा कि अब हम इस पेंटिंग के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो एम्परर भी बहुत खुश हुए, वो बहुत एक्साइटेड थे इस एक्सपीरियंस को लेके कि कैसा रहेगा ये उनका एक्सपीरियंस। फिर पहले पेंटर वू दाउजी उस केव के अंदर घुसा, बट जैसे ही पेंटर एंटर किया, एम्परर पीछे था, एम्परर ने भी एंटर नहीं किया था, जुआंगजोंग ने, बट पेंटर एंटर कर चुका था। जैसे ही पेंटर ने एंटर किया, वो केव बंद हो गया। ठीक है, केव बंद होने के बाद वो पेंटिंग वहां से चली गई, यानी कि पेंटिंग वहां से गायब हो गई। आर्टिस्ट भी उस पेंटिंग के साथ गायब हो गया। एंड देन आर्टिस्ट का जो भी पेंट्स थे, जो भी ब्रशेस थे, जो वो यूज कर रहा था पेंटिंग बनाने के लिए, वो भी उसके साथ चले गए। और उस आर्टिस्ट की एक भी चीज एम्परर के किंगडम में नहीं रही, और ना तो उस आर्टिस्ट को उसके बाद देखा गया, बट वो उस पेंटिंग के थ्रू अपने गोल तक पहुंच गया था। ऐसी स्टोरीज होती हैं चाइनीज क्लासिकल आर्ट को लेके। यानी कि अगर हम देखें तो शायद हमारे को विश्वास नहीं होगा, एंड हमें ये सब चीजें रियल नहीं लगेंगे कि कैसे एक पेंटिंग रियल हो सकती है, कैसे उसके अंदर एक पेंटर जाके गायब हो सकता है और उसको कभी देखा ना जाए, बट रियलिटी में वो अपने गोल तक पहुंच गया था। तो हमें ये सब चीजें बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, बट ऐसी स्टोरीज जैसे ये पेंटर की हो गई, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज चाइनीज क्लासिकल आर्ट की पेंटिंग से, जो चाइनीज क्लासिकल स्टडीज होती हैं उससे वो भरी पड़ी हैं। ऐसी स्टोरीज वहां पर उस वाली एजुकेशन में भरी पड़ी हैं। एंड ये जो सिस्टम है, जिस तरीके की ये स्टोरीज हैं, इन स्टोरीज से जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, उसका ये मानना है कि ऐसी स्टोरीज के थ्रू जो उनका स्टूडेंट है वो लाइफ में डिसिप्लिन को सीखता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ को मेंटेन करना सीखता है और लाइफ की रियलिटी को जानने की कोशिश करता है, और वो सीखता भी है। यानी कि जो ऐसी स्टोरीज हैं, जो ऐसी पेंटिंग्स की स्टोरीज हैं, वो स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाता है, उसको हेल्प करता है कि लाइफ को कैसे जिया जाए, ये सब चीजें समझने में उसकी हेल्प करता है। इवन जो बुक्स हैं कॉन्फ्यूशियस की एंड जुआंगजी की, उसमें भी ऐसी ही स्टोरीज से ये बुक्स भरी पड़ी हैं। एंड इन सब बुक्स में एक रिवीलिंग स्पिरिट है आर्ट की, यानी कि जो भी आर्ट है वो कुछ ना कुछ रिवील करती है, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती है, और हमारे सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करती है। एंड देन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये इन चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, एक और स्टोरी है ऐसी जिसमें एक पेंटर एक ड्रैगन फ्लाई की आंख को बनाने का सोचता है, बट वो नहीं बनाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर उसने ड्रैगन फ्लाई की आंख बनाई तो शायद वो रियल हो जाए, एंड देन उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, वो ड्रैगन फ्लाई रियल बन के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये पता चलता है कि आर्ट कुछ रिवील करने की कोशिश करती है, एंड देन उस पेंटर ने ड्रैगन फ्लाई की आंख को नहीं बनाया। तो ये चीजें बताती हैं हमें कि कैसे उस टाइम की पेंटिंग्स लोगों के ऊपर क्या अफेक्ट करती थी, क्या इफेक्ट छोड़ती थी उनके ऊपर, एंड देन वो पेंटिंग्स कैसे रियल हो जाती थी।
फिर एक और स्टोरी हमको बताई गई है कि 15th सेंचुरी एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस। ठीक है, तो मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्विंटन मेट्सिस था, उसे एक पेंटर की डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। ठीक है, इवन उसकी डॉटर भी उससे प्यार करती थी, बट जो लड़की थी उसके पापा ने मना कर दिया बिकॉज क्विंटन मेट्सिस एक ब्लैक स्मिथ था और ब्लैक स्मिथ को एक बहुत ज़्यादा लो लेवल का काम माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो ना तो ज़्यादा अर्न करता है और उसका काम भी लो लेवल का है, तो इसलिए उसके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, हाँ ये शादी नहीं हो सकती। तो जो क्विंटन मेट्सिस था उसको इस बात ने इतना अफेक्ट किया कि वो क्योंकि और लड़की का बाप खुद पेंटर था, तो वो पेंटिंग की आर्ट को समझता था। इवन ब्लैक स्मिथ भी पेंटिंग, जो ब्लैक स्मिथ था मास्टर ब्लैक स्मिथ, क्विंटन मेट्सिस भी पेंटिंग करता था, बट उसको ब्लैक स्मिथ का काम ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो मास्टर ब्लैक स्मिथ बन गया था। तो उसने क्या किया, और वो इतना ज़्यादा डीपली लव करता था उस लड़की को कि उसने क्या किया कि वो उसके फादर के पेंटिंग स्टूडियो में घुसा एंड देन वहाँ जाके उसने एक फ्लाई बनाई। और वो जो फ्लाई थी वो इस तरह से बनाई गई थी, उसमें इतना ज़्यादा रियलिज्म था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसका, और इतनी रियल लग रही थी वो कि जब उसके फादर नेक्स्ट दिन अपने स्टूडियो में आए तो उन्हें रियलिटी में ये लगा कि वहाँ पर कोई फ्लाई बैठी हुई है, और वो उसको हटाने लगे, स्वैट करने लगे, उसको हटाने लगे कि ये फ्लाई बैठी हुई, इसको बाहर हटा देते हैं। बट जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये रियल नहीं है बल्कि ये तो पेंटिंग है, तो उन्होंने इंक्वायरी की कि किसने बनाई, एंड देन मास्टर ब्लैक स्मिथ क्विंटन मेट्सिस ने बताया कि जब ये मैंने बनाई है तो पेंटर ने उनकी शादी फिर अपनी डॉटर से कर दी। यानी कि पहले तो उसको डाउट था, उसको ब्लैक स्मिथ का काम पसंद नहीं था, बट जब उसने देखा कि उसको पेंटिंग भी इतनी अच्छी आती है तो उसने ज़रा सी देर के लिए भी नहीं सोचा, एंड देन उसने फिर इस तरह से पेंटिंग को बनाया और उसने इस तरह से एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी लड़की की शादी करा दी। उस पेंटिंग को देखने के बाद उसने ज़रा सी देर के लिए भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर ये अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एंड द एसेंस ऑफ स्पिरिट इन लाइफ इन एशिया, यानी कि जो हमने ये दो स्टोरीज पढ़ी, पहले वो ड्रैगन फ्लाई वाली, ठीक है, कि वो उसकी आई को नहीं बना रहा था, फिर ये फ्लाई वाली कि कैसे ऐसा लग रहा था कि रियल हो। ये जो पेंटिंग्स का इल्यूजनिस्टिक एस्पेक्ट है ये यूरोपियन पेंटिंग्स में भी आता है एंड ये एशियन पेंटिंग्स जो बनती हैं उसमें भी आता है, और ये परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है यूरोप की एंड द एसेंस ऑफ स्पिरिट इन लाइफ इन एशिया, यानी कि हमें क्या सिखाता है कि कैसे इल्यूजन भी रियल बन जाता है यूरोपियन पेंटिंग्स में, और कैसे एशियन पेंटिंग्स हमें ये सिखाती हैं कि पेंटिंग्स के अंदर क्या होता है कि कैसे लाइफ को जीना चाहिए, लाइफ को जीने के लिए स्पिरिट, उसकी बेसिक असेंस एशियन पेंटिंग्स में होती है। तो हमें ये पता चलता है अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एंड द एसेंस ऑफ स्पिरिट इन लाइफ इन एशिया, हमें इन चीज़ों का पता लगता है। फिर क्या होता है कि जैसे कभी भी कोई पेंटिंग बनती है एंड देन हम उस पेंटिंग को एडमायर करते हैं, हम उस पेंटिंग को देखते हैं, बट कोई भी एम्परर है या कोई भी इंसान है वो उस पेंटिंग की आउटर अपीयरेंस को देखता है। मान लीजिए हमारे सामने कोई पेंटिंग है तो हम उसकी आउटर अपीयरेंस को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कितनी सुंदर वो पेंटिंग बनी है, ठीक है, यानी कि हम उसकी जो हमें दिख रहा है, जो उस पेंटिंग में सामने है, हम उन चीज़ों को एडमायर करेंगे, उनकी ब्यूटी को देखेंगे और उन चीज़ों को देख के फिर उनको एडमायर करेंगे, ठीक है। बट आर्टिस्ट क्या चाहता है कि हम उस पेंटिंग की इनर स्पिरिट को देखें। इनर स्पिरिट का मतलब किन कंडीशंस के अंदर उन पेंटिंग्स को बनाया गया, कैसे आर्टिस्ट उस पेंटिंग को बनाने के लिए पहुंचा, किस टाइम उस पेंटिंग को बनाया गया, किस कंडीशंस के अंदर उन पेंटिंग्स को बनाया गया। एक आर्टिस्ट चाहता है कि हम उन सब चीज़ों के बारे में सीखें, उन सब चीज़ों को जानें एंड देन एक पेंटिंग को एडमायर करें, ना कि जैसे हम उसकी आउटर अपीयरेंस को एडमायर करते हैं, बल्कि एक आर्टिस्ट चाहता है कि अगर उसने एक पेंटिंग बनाई है
तो उसको उस कंडीशन से देखा जाए जैसे उसने बनाई है, यानी कि क्या कंडीशंस थी, क्या टाइम था और किस स्पिरिट के साथ उसने उस पेंटिंग को बनाया। एक पेंटर चाहता है कि वैसे देखा जाए। जैसे कि जो हमारा दाऊजी था, वो दाऊजी, उसकी स्टोरी थी जब वो केव के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो कहता है कि एंड नाउ वी विल एंटर द केव और एंड वी विल बी गॉन, यानी कि जब वो कहता है कि वी विल बी गॉन, इसका मतलब है वो उस पेंटिंग की स्पिरिट को बता रहा है, ठीक है, किस स्पिरिट के साथ उस पेंटिंग को बनाया गया था। एंड जैसे ही वो उस केव के अंदर एंटर करता है वो वहां से चला भी जाता है, लाइक ही इज गॉन। जो उसके वर्डिंग्स थे वो रियल बन जाते हैं जब वो उस केव के अंदर एंटर करता है। और उसको कैसे पता उसके वर्ड्स रियल बन जाएंगे? क्योंकि उसने उस स्पिरिट के साथ उस पेंटिंग को बनाया था। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा उन कंडीशंस को भी, बेसिक नेसेसिटी क्या है कि हम उस स्पिरिट को समझें जिसके साथ पेंटर ने उस पेंटिंग को बनाया है। देन हम लोग, अब डिफरेंस क्या है वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग में, कि जब भी आप वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग को देखते हो, ठीक है, तो उसका आर्टिस्ट क्या चाहता है कि आप उसको उसी स्पिरिट और उसी लाइकनेस के साथ देखो जिस स्पिरिट के साथ उसने उसको बनाया है। यानी कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में आर्टिस्ट चाहता है कि आप उस पेंटिंग को उसी माइंडसेट से देखो जिस माइंडसेट से उस आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को बनाया है। बेसिकली वो ये चाहता है कि आप पेंटर के दिमाग में घुस के उस पेंटिंग को देख के एडमायर करो, उसके बारे में कमेंट करो। ये वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग का कहना है। लेकिन चाइनीज पेंटिंग की क्या खास बात है? चाइनीज पेंटिंग वाला, जो चाइनीज पेंटिंग का आर्टिस्ट होता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप उसके माइंड में एंटर करके उस कंडीशंस को समझो और उसकी स्पिरिट से, जिस स्पिरिट से पेंटिंग को बनाया उसको देखो। वो आपको एकदम फ्री छोड़ देगा, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप पेंटिंग को खाली एक ही नजरिए से देखो। वो आपको एकदम फ्री छोड़ देगा। आपका अपना ओपिनियन है, आप जैसे करना चाहते हैं आप वैसे करें, जिन कंडीशंस के अंडर करना चाहते हैं आप वैसे उस पेंटिंग को देखें, जैसे आप उस पेंटिंग में ट्रैवल करना चाहते हैं आप वैसे ट्रैवल करें, ठीक है। यानी कि कोई आपको नहीं रोकेगा। जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं आप उस तरह से करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में हम खाली एक ही एस्पेक्ट से उस पेंटिंग को देख सकते हैं। इसलिए चाइनीज पेंटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, उनमें ज़्यादा रियलिज्म होता है, क्योंकि हर इंसान अपने एस्पेक्ट से जब उसको देखता है तो अपने एस्पेक्ट से देखने के बाद उसके बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करता है। और एक पेंटिंग में लोग डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करते हैं, इसलिए वो अपने आप को उससे जोड़ भी पाते हैं। जबकि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में आप खाली एक ही तरह से ट्रैवल कर सकते हो, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाओ। ये भी बात होती है, ठीक है। ऐसे ही चाइनीज पेंटिंग का एक एस्पेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। उसमें क्या होता है कि पेंटर क्या कहता है कि एक पोजीशन को, एक डायमेंशन को खोला जाता है एंड देन हमसे ये कहा जाता है कि आप इस डायमेंशन में एंटर करके ट्रैवल कीजिए, उसको समझिए, देन आप नेक्स्ट डायमेंशन पे जाइए, उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन पे चाहिए एंड देन धीरे धीरे उस पेंटिंग को खोलते रहिए, उस पेंटिंग की डिफरेंट डायमेंशंस को खोलते रहिए एंड उसमें डायमेंशंस को ऐड करते रहिए। यानी कि आप अपने तरीके से ट्रैवल करिए, जैसा आप करना चाहते हैं आप वैसे ट्रैवल करिए, ना कि दूसरे की बात सुन के आप उस तरीके से ट्रैवल करें। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का केस होता है जिसमें टाइम की डायमेंशंस को ऐड किया जाता है। हाँ, हर पेंटर ये चाहता है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। ये नहीं कि आपका खाली फिजिकली पार्टिसिपेशन है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, आप मेंटली भी उस जगह पे प्रेजेंट हो। जब आप उस पेंटिंग को एडमायर कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप मेंटली भी उस जगह पे प्रेजेंट हो, ठीक है। चाइनीज पेंटर कोशिश करता है कि आपके माइंड के अंदर घुसे, यानी कि चाइनीज पेंटर ये चाहता है कि आप उसके माइंड में घुसें, ठीक है। चाइनीज पेंटर की ये एडमायर करता है कि आप उसके माइंड में घुसें, बट वो कभी ये नहीं कहेगा कि जैसे वो उस पेंटिंग को देखता है वैसे ही देखें। माइंड में क्यों कहता है चाइनीज पेंटर जाने के लिए? सो दैट
माइंड में जाने की कारण आप वहां पे एक्टिवली प्रेजेंट होंगे। अगर आप उसके माइंड में एंटर नहीं कर सकते तो आप वहां पे एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, खाली फिजिकली प्रेजेंट है, यानी कि आपका दिमाग नहीं है वहां पे, आप खाली आपकी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये चाइनीज पेंटर चाहता है। फिर लैंडस्केप जो होता है वो इनर होता है, स्पिरिचुअल होता है, और वो एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है। जो कि लैंडस्केप की बात की है, जो कि लैंडस्केप हो गया, वो क्या होता है, वो एक इनर, स्पिरिचुअल और एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है, यानी कि वो हर इंसान का अपना स्पेस है। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे आप उसको एडमायर कर सकते हैं, अपनी ओन उस चीज को कंसेप्चुअलाइज करके, अपनी खुद की स्पिरिट से फील करके, देन आप किसी चीज को बना भी सकते हैं, देन आप किसी चीज को एडमायर भी कर सकते हैं। ये बेसिकली लैंडस्केप होता है, जो हमारा टाइटल भी है लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि लैंडस्केप और सोल का कनेक्शन है बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअली, कंसेप्चुअली, और आप अंदर से भी, अपने मन से भी उस चीज को एडमायर करके या फील करके, आप इस चीज को फील करके वहां तक जा भी सकते हैं, एंड देन उस चीज को एडमायर करके, उस चीज को समझ के भी आप वहां पर जा सकते हैं, आप कुछ बना भी सकते हैं और किसी चीज को एडमायर भी कर सकते हैं। ये लैंडस्केप की बेसिक डेफिनेशन है। फिर शानशुई, शानशुई भी एक तरीके की आर्ट है, जिसका मतलब है, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन वाटर। ठीक है, तो शानशुई का लिटरल मीनिंग क्या है, माउंटेन वाटर, और ये साथ में मिलके, क्योंकि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन एक हेवन तक ले जाता है हमें, वो एक स्टेबल होता है, वो इस धरती पे प्रेजेंट होता है, एंड वो हमें हेवन तक ले जाता है। वाटर मॉइस्ट है, फ्लूइड है, ठीक है, एंड वो भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है, एंड जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, माउंटेन वाटर, तो ये साथ मिलके एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि जो शानशुई, जिसका मतलब माउंटेन वाटर है, वो उसका लिटरल वो क्या करता है, हमें एक लैंडस्केप रिप्रेजेंट करता है। देन हमें डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि डाओइस्ट व्यू क्या है यूनिवर्स का, उसमें दो चीजें हैं, यांग, जिसका मतलब होता है माउंटेन। माउंटेन की खासियत क्या होती है, डिफरेंट एडवांटेजेस होती है माउंटेन की, कि माउंटेन सबसे पहले क्या करता है, माउंटेन आपको हेवन तक ले जाता है, स्टेबल होता है, ठीक है, काम होता है, पीस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड पीस प्रोवाइड करने के बाद ड्राई रहता है सनशाइन में। ठीक है, ये माउंटेन की, एक माउंटेन को समझने का तरीका है कि माउंटेन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यांग का मतलब जो डाओइस्ट व्यू है उसमें दो वर्ड्स हैं, यांग और यिन। ठीक है, यांग क्या है, माउंटेन है, माउंटेन क्या होता है, हेवन का रास्ता होता है, स्टेबल होता है, काम, पीस प्रोवाइड करता है और ड्राई रहता है सनशाइन में। फिर आता है यिन, यिन का मतलब है वाटर। वाटर क्या है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है, यानी कि गीला होता है, पानी की तरह, मतलब फ्लूइड रहता है, गीला होता है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ठीक है, यानी कि हमने माउंटेन के बारे में बताया, वाटर कैसा होता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है और इस धरती के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब यांग क्या रिप्रेजेंट करता है, एक चीज जो कि स्ट्रॉन्ग है और मैस्कुलिन है, बहुत मजबूत है, मस्कुलर चीज है, क्योंकि यांग क्या है, माउंटेन है, और माउंटेन हेवन का रास्ता है, स्टेबल है, ड्राई रहता है लेकिन खड़ा रहता है। जबकि यिन है जो कि वाटर है, वो यूनिवर्सल एनर्जी का फेमिनिन एस्पेक्ट है। ठीक है, यांग मस्कुलैरिटी को और जी स्ट्रांगनेस को दिखाता है, जबकि यिन फेमिनिन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का। ठीक है, तो वो इतना मजबूत नहीं है जितना यांग है। ये दोनों जब मिलते हैं, माउंटेन और वाटर,
तो हमने देखा कि ये लैंडस्केप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डाओइस्ट व्यू क्या है? डाओइस्ट व्यू कहता है कि जब यांग और यिन मिलते हैं, यानी कि व्हेन यांग एंड यिन जब ये मीट करते हैं तो इन दोनों के मिलने के बाद एक वॉइड बनता है, यानी कि बीच में एक खाली जगह बनती है, ठीक है। और ये जो वॉइड है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये बहुत जरूरी है एंड ये एक पेंटिंग के एसेंस को, एक लैंडस्केप के एसेंस को दर्शाता है, एक लैंडस्केप के एसेंस को बताता है एंड जरूरी है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। यही डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है प्राणायाम का। हम लोग एक नॉस्ट्रिल बंद करके सांस अंदर लेते हैं, देन दूसरी नॉस्ट्रिल से उसको निकाल देते हैं, ठीक है। बीच का पार्ट क्या है कि जब हमने सांस अंदर लिया एंड देन उसको होल्ड किया, ठीक है, तो वो जो होल्ड हो रहा है वो बीच का पार्ट है। एंड देन वो बीच का पार्ट क्या काम करता है? हमें मेडिटेशन सिखाता है, हमें मेडिटेट करना सिखाता है, हमें कॉन्सेंट्रेशन सिखाता है, उसकी पावर को सिखाता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बीच का पार्ट है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्राणायाम में बीच का पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स का कहता है कि जब यांग और यिन मिलते हैं, यानी कि माउंटेन और वाटर मिलते हैं जो कि लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये चीज मिलते हैं, जो इनका वॉइड होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके रिजल्ट्स को समझना, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ऐसी जो मैन है वो भी एक सेंटर है जो कि यूनिवर्स और अर्थ को जोड़ता है, जो कि यूनिवर्स और अर्थ के बीच में एक मीडियम की तरह काम करता है एंड मैन भी बहुत जरूरी है। वो एक तरीके से लैंडस्केप हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि जो मैन है वो लैंडस्केप की आई है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को एडमायर नहीं कर सकते जब तक हम उसको देख ना सकें। ऐसे ही मैन भी वो चीज है जो कि लैंडस्केप की आंख है, जो कि मदद करता है, उसको हेल्प करता है उसकी, कि वो उस चीज को एडमायर कर सके, वो उस चीज को अच्छे से देख सके, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर लैंडस्केप फॉर द सोल। इसके बाद हम लोग एक और तरीके की आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी तक जो हमने पढ़ा ये एक्सर्प्ट से, यानी कि छोटे छोटे अंश थे एक इंटरव्यू से। तो सबसे पहले हमने वू दाओजी के बारे में पढ़ा, कैसे उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें वो खुद ही एंटर करके गायब हो गया, देन उस पेंटर को कभी नहीं देखा गया, बट ये कहा जाता है कि वो अपने गोल तक पहुंच गया। फिर कैसे चाइनीज क्लासिकल आर्ट की जो स्टडीज होती हैं उसमें इन चीज को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड कैसे ये चीज मास्टर, ये जो टीचर क्या समझता है कि ये डिसिप्लिन सिखाता है। फिर कैसे उसने ड्रैगन नहीं पेंट किया पेंटर ने, देन एक फ्लाई को इस तरह से पेंट किया गया कि वो रियल लगने लगी। फिर ये पेंटिंग्स क्या दर्शाती हैं? अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एंड द सेंस ऑफ स्पिरिट इन लाइफ इन एशिया, यानी कि दो डिफरेंट पेंटिंग दो डिफरेंट एरियाज की फेमस चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। देन हमने देखा कि कैसे एम्परर, हम लोग या एम्परर आउटर अपीयरेंस को एडमायर करते हैं, जबकि आर्टिस्ट चाहता है कि हम इनर को एडमायर करें। वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का केस देखा, कैसे वो डायमेंशन ऐड करता रहता है टाइम की, और कैसे चाइनीज पेंटर चाहता है कि हम एक्टिवली प्रेजेंट हो, उसके माइंड में एंटर करके उस पेंटिंग को देखें, एडमायर करें। लैंडस्केप क्या है? इनर स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस होता है, ठीक है। फिर हमने माउंटेन, वाटर, सैंचुरी के बारे में पढ़ा, जो कि साथ में मिलकर रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप को। फिर डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स पढ़ा। अब हम एक और आर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं आउटसाइड आर्ट।